11वीं क्लास आपको जीएसटी के बारे में बात करेंगे, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे कि आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ये एक टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स on supply of goods and services or both। ये टैक्स गुड्स और सर्विस के सप्लाई पर लगता है, दोनों पे। और लेकिन इसमें ना दो चीजों पे यह भी नहीं लगता है इंडिया में, एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम और अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर पेट्रोल और अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो उस पर ये टैक्स नहीं लगता है। तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस दोनों पे लगता है। और ये किस किस पे नहीं लगता है अभी, तो ये पेट्रोलियम पे नहीं लगता है और अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं। अब पहले तो और टैक्स था, सेल टैक्स था, बहुत सारे टैक्स इम्पोज होते थे। उसके बदले में हमने एक जीएसटी बना दिया, सब कुछ जोड़ जाके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना दिया। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट क्या था, हमने ऐसा क्यों बनाया? तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। इससे पूरे देश में एक इनडायरेक्ट टैक्स लागू हो गया, पूरे भारत में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो गया, इसका फायदा पूरे देश को होगा। उसके बाद तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। और दूसरा ऑब्जेक्टिव, रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी टैक्स पर अब कोई टैक्स नहीं लगता, टैक्स अपॉन टैक्स। पहले क्या होता था, एक टैक्स लगा, फिर वो वैल्यू ऐड हो गया, फिर उस पर टैक्स लगा। तो टैक्स कार्डिंग यानी कि टैक्स अपॉन टैक्स वाली जो प्रॉब्लम थी वो खत्म। तीसरा कि इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स के रूप में आया है, पेट्रोल और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन छोड़ के, अगर इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी सभी टैक्स के बदले में एक ही टैक्स जीएसटी आ गया, जिससे बिजनेस करना बहुत आसान हो गया। टैक्स का उतना लफड़ा नहीं रहा, इस स्टेट में इतना टैक्स, उस स्टेट में उतना टैक्स, फिर यहाँ इतनी, ये सब झंझट खत्म हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स का कंप्लेंस बिल्कुल इजी हो गया, सिंप्लीफाइंग कंप्लेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि पहले बहुत सारे टैक्स थे और एक के बदले में एक होता था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगाना पड़ता था। अब वो झंझट ही नहीं है, एक टैक्स, एक देश, एक तरह के गुड्स हैं, इसलिए कोई एक गुड्स पे एक ही तरह का टैक्स पूरे देश में लगता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट हम बोलेंगे, बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। पहले जो हमारी टैक्स मैनेजमेंट थी वो रियली कॉम्प्लिकेटेड थी। रियली क्या थी? कॉम्प्लिकेटेड थी। अलग अलग जगह पर अलग अलग टैक्स, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग टैक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। आज के डेट में ये इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है, इजीली मैनेज किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट बोलेंगे, अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स के वजह खत्म होने से
FDI हमारे यहाँ अट्रैक्ट हुआ। FDI बड़ी आसानी से आ पा रहा है क्योंकि उसका इजी होता है, समझने में इजी होता है। पहले तो उसको टैक्स समझने में ही बहुत टाइम लग जाता था, वो टैक्स समझने में उसके लिए इजी हुआ। हमारे GDP में अपलिफ्टिंग हुई है। पहले बहुत सारे कैश इकोनॉमी था जिससे GDP का पता ही नहीं चलता, हम सही से GDP नहीं निकाल पाते थे। GST आने के बाद सारे बिजनेस चैनलाइज हो गए। चैनलाइज हुआ है, उससे आपकी GDP इंप्रूव दिख रही है, GDP बढ़ी है। कैश इकोनॉमी को हम इरिगेट करें, यानी इरिगेटिंग कैश इकोनॉमी, इससे कैश इकोनॉमी का बहुत सारा उन्मूलन हुआ है। ऐसे इसलिए हो पाया है क्योंकि पहले क्या होता था कि अब टैक्स के कारण सीधे हम कैश में गुड्स परचेज सेल कर लेते थे, टैक्स की बोझ ही नहीं हो पाता था। अब ये समस्या खत्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, यानी GST के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करें। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। यह बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता था उसको रिप्लेस कर दिया है, यानी कि ये सबको कॉम्प्रिहेंसिव एक करके एक टैक्स लगाता है। इट कैन बी कलेक्टेड चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, यानी ये रजिस्टर्ड टैक्स पेयर भी ये लगा सकता है और ये चार्ज कर सकता है, ये आपसे कलेक्शन कर सकता है। यानी यह केवल उन्हीं सप्लायर जो गुड्स और सर्विस से जिससे लिया जाता है जो GST में रजिस्टर्ड है, सिर्फ वही लगा सकता है। इट्स वैल्यू एडेड टैक्स, यह वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी GST जो भी चाहे पेड हो चाहे GST के इनपुट और आउटपुट GST की बातें करते हैं तो वो उसका नेट अमाउंट आपको देना। जैसे आप मान लीजिए 100 रुपए की एक गुड्स खरीदा, उस पर सपोज दैट मैं मानता हूँ वैसे 12% GST में आपको 6% 10% बोलता हूँ, कैलकुलेशन में मुझे इजी पड़ेगा। तो 100 रुपए की मान लीजिए हमने एक गुड्स खरीदा, इस पर हम 10% GST पे कर दिया 110। तो अब आप जो फिर GST जो आप देंगे तो आपने 10 रुपए तो GST पे कर दिया है, ये आपका सप्लायर गवर्नमेंट को पे कर देगा, उसके लिए आउटपुट GST होगा। और आप अगर इस पर फिर 11 रुपए GST किसी से लेते हैं तो आपको 1 रुपए GST ही पे करना है, क्योंकि 10 रुपीज ये जो इनपुट और आउटपुट ये नेट एडजस्ट हो जाता है। जितना आपने GST पे करा है और जितना आपने GST कलेक्ट करा है उसका हम डिफरेंस निकाल के ही काम करते हैं। इट इज डिस्पेंसनल बेस टैक्स, या हर एक सप्लायर पर यानी कंज्यूमर के पास तक जाने तक गुड्स और सर्विस में जितने बार ट्रांजिट होता है हमेशा बदलता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ दिखाया जैसे बढ़ रहे ना तो हमेशा ये बदलता रहता है। ये सप्लाई बेस्ड टैक्स है। GST चेंज बाय द सेलर, ही रजिस्टर्ड अंडर GST, अगर वो तभी चार्ज कर सकता है जब वो रजिस्टर्ड GST में रजिस्टर्ड है, यानी कि ये GST आपका तब चेंज होगा। ये GST जो गुड्स पर लगा हुआ है वो सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर जो है वही चार्ज करके उसको चेंज कर पाएगा, यानी GST चार्ज बाय द सेलर इफ ही इज रजिस्टर्ड। अगर वो रजिस्टर्ड है तब ये कर सकता है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो GST नहीं लगा सकता, यानी वही सेलर वही बंदा GST लगा सकता है जो GST में रजिस्टर्ड है, और जितने बार सेल होगा उतने बार GST चेंज होता रहता है। लेकिन आपको पे सिर्फ नेट अमाउंट करनी है, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस होगा आपकी वही लायबिलिटी है, क्योंकि इनपुट वाले तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो उतना ही आपको देना होता है। इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ GST पे is allowed, it is an assets not expense। आपने जो GST पे किया है ये आपका assets है, ये आपका expense नहीं है। GST collected is not in income but a liability। आपने जो कस्टमर से GST कलेक्ट किया है वो आपकी इनकम नहीं, वो लायबिलिटीज है, वो आपको गवर्नमेंट को देना होगा। Unlike earlier
indirect tax system GST does not have cascading effect। अगर पहले के टैक्स से हम तुलना करें तो जीएसटी कैस्केडिंग वाली जो इफेक्ट थी उसको धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। अब हम जीएसटी की बातें करते हैं। जीएसटी कितने तरह का होता है यानी कैटेगोराइज। जीएसटी को हम 3 पार्ट में पहले बांटते हैं। अगर हम जीएसटी की बात करें तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहला क्या हो गया? सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा क्या हो गया? एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों इंट्रा स्टेट में लगता है। मान लीजिए कि आप दिल्ली स्टेट में हैं और जो जिसको बेचते हैं वो भी दिल्ली में है, तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। या और भी कोई स्टेट है, यूपी है, बिहार है, बंगाल है, जो भी स्टेट है, अगर सेम स्टेट में यानी जिस स्टेट का परचेजर और सेलर दोनों सेम स्टेट का है तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, क्योंकि आईजीएसटी का पहले फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ये इंटर स्टेट में लगता है। आपने दिल्ली से बिहार में बेचा, आपने दिल्ली से यूपी में बेचा, तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जितना होता है उसका हाफ सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। मान लीजिए आईजीएसटी है 12%, तो ये होगा 6% और 6%, लेकिन टैक्स हमेशा बराबर ही होता है। इंटर स्टेट सप्लाई में हमेशा ध्यान रखिए कि 2 स्टेट्स होते हैं और इंट्रा स्टेट सप्लाई में एक ही स्टेट के परचेजर और सेलर दोनों होते हैं। जीएसटी का कैलकुलेशन करने में लिस्ट प्राइस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, उसके बाद हम अगर कैश डिस्काउंट देते हैं वो माइनस करते हैं, उसके बाद जीएसटी की कैलकुलेशन करते हैं। मान लो 1 सेकंड के लिए आपने 25,000 का आपका है गुड्स का प्राइस, आपने इस पे 3,000 दिया ट्रेड डिस्काउंट, टीडी एट द रेट ऑफ 3,000 दिया, तो ये हो गया 22,000। और सपोज आपने 2,000 दिया सीडी कैश डिस्काउंट, तो 20,000। यानी अब जो जीएसटी की कैलकुलेशन होगी वो इस 20,000 वाले अमाउंट पे होगी। तो अगर मान लीजिए ये सेम स्टेट में है जहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, तो ये 6% के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, तो 6% के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अगर ये नहीं है, अगर आईजीएसटी बनता है तो ये 12% का कैलकुलेशन होगी और 2400 होगा। इसका मतलब कि जो सीजीएसटी और किसी भी जीएसटी का कैलकुलेशन होता है वो होता है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट, जो नेट अमाउंट आता है उसी पर हम जीएसटी लगाते हैं। अब इनपुट गुड्स और सर्विस जो भी हम परचेज करते हैं उस पर जो जीएसटी लगता है उसको हम लोग इनपुट जीएसटी कहते हैं। ये आउटपुट जीएसटी में से सेट ऑफ किया जाता है। यानी कि अगर आप देखें तो ये बात ध्यान रखें कि जब आप परचेज करते हैं, जब कोई भी चीजें आप परचेज करते हैं, मान लो आपने परचेज किया,
तो आपने जीएसटी क्या किया, पे किया। तो जब आप जीएसटी की पेमेंट करते हैं तो वो इनपुट होता है, इनपुट जीएसटी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी, वो डिपेंड करेगा। और जब आप सेल्स करते हैं तो आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं। जीएसटी क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो वो क्या हो गया, आउटपुट जीएसटी, यानी कि उस समय आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं और वो आपके लिए आउटपुट जीएसटी होता है। अब जीएसटी पेड और जीएसटी कलेक्टेड के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि आउटपुट जीएसटी इनपुट के, इन दोनों का बीच का, यानी कि जो आपका आउटपुट जीएसटी है, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड, यानी जो आउटपुट जीएसटी है और जो इनपुट जीएसटी है, इनपुट जीएसटी यानी कि जीएसटी पेड। आउटपुट जीएसटी में भी हो सकता है तीनों, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। इसी तरह इनपुट में तीन हो सकता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही जीएसटी पेएबल होता है। यही आप गवर्नमेंट को यही जीएसटी देते हैं, गवर्नमेंट को यही जीएसटी पे किया जाता है, यानी जीएसटी कलेक्टेड ओवर जीएसटी पेड लायबिलिटीज होता है जो आपको गवर्नमेंट को देना होता है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इसके क्या सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जीएसटी इज चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ऑन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी जीएसटी सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ही टैक्सेबल वैल्यू में लगाएगा। अब टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस ग्रॉस वैल्यू माइनस ऑल डिस्काउंट। जितने भी डिस्काउंट होगा वो अगर हम ग्रॉस वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू होगा। अब है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर चार्ज एट हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट। मैंने बोला था कि अगर 12% किसी पर आईजीएसटी है तो ये अगर दो अलग अलग स्टेट में, इंटर स्टेट में, तो इंट्रा स्टेटमेंट में स्टेट में 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी हो जाएगा। यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो हम दो पार्ट में बांटते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी, वो एक तरह से समझिए आईजीएसटी का हाफ होता है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ ओनली आईजीएसटी इज चार्ज एज प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ जीएसटी, यानी कि जो इंट्रा स्टेट होती है उसमें सिर्फ आईजीएसटी चार्ज होती है, जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है उसके हिसाब से। जीएसटी चार्ज बाय सप्लायर इज आउटपुट जीएसटी एंड इट इज लायबिलिटीज फॉर द सेलर, यानी कि आपसे सप्लायर जो जीएसटी चार्ज करता है वो उसके लिए लायबिलिटीज होती है, और जीएसटी पेड बाय परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इनपुट जीएसटी इज एसेट्स फॉर द परचेजर, और वो परचेजर के लिए एसेट्स होता है। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं, इन सम केस जीएसटी पेड नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ आउट ऑफ जीएसटी। कुछ ऐसे हैं जिसमें इनपुट जीएसटी यानी जीएसटी पेड को आउटपुट जीएसटी में एडजस्ट नहीं किया जाता। इन सच केस इट इज नोट एट इनपुट जीएसटी पुट इन द कॉस्ट और एक्सपेंसेस, वहां पर हम इसको कॉस्ट और एक्सपेंसेस नहीं मानते और कॉस्ट पेड डेबिटेड टू रिलेवेंट अकाउंट, और हम उसको कॉस्ट की तरह डेबिट कर लेते हैं। एक्सपेंसेस on which cost paid is not allowed to be set off, यहाँ पर हम उसको सेट ऑफ नहीं करते। यानी कुछ केस ऐसे हैं जहां पर हम जीएसटी को एसेट्स
ट्रीट नहीं करके एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं और उसको हम आउटपुट से सेटअप नहीं कर सकते। तो एक्सपेंस ऑन विच जीएसटी पेड इज नॉट अलाउड टू बी सेटअप। कौन कौन से ऐसे जीएसटी हैं जो सेटअप के लिए अलाउ नहीं किए जाते? पहला, रिपेयर टू बिल्डिंग, फूड एंड बेवरेज जैसे रेस्टोरेंट का बिल, मेंबरशिप फी ऑफ क्लब की मेंबरशिप, हेल्थ और फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप, हेल्थ इंश्योरेंस, गिफ्ट टू स्टाफ, डोनेशन, सैंपल, ड्राइंग, परचेज ऑफ आइटम्स। ये सारे ऐसे हैं जिसका जीएसटी सेटअप नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी पेड क्लेम एज इनपुट जीएसटी टू रिवर्स इन फॉलोइंग केसेस। ये कुछ केसेस हैं जहां पे आपके इनपुट जीएसटी का रिवर्स मिल जाता है। जैसे परचेज रिटर्न, आपने परचेज किया था, जीएसटी भर दिया था, आपने रिटर्न कर दिया, जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह कैश डिस्काउंट रिसीट, ड्राइंग्स बाय प्रोप्राइटर, गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टोलन, बहुत सारे हो सकते हैं। गुड्स बिकम नॉट सेलेबल, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो बिकने लायक आपने खरीद के ले आया, रखे रखे खराब हो गया, बिकने लायक नहीं रहा, या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ जो बिकने वाली नहीं है। जैसे कोई गुड्स है जो बिकने वाली नहीं है, इस तरह के जो गुड्स हैं तो स्टाफ में हमने बांट दिया, गुड्स गिवन एज डोनेशन। तो इन सब में जीएसटी आप रिवर्स ले सकते हैं, जीएसटी हम वापस ले सकते हैं। जीएसटी में हम कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें हम जीएसटी के क्रेडिट को, यानी जीएसटी कलेक्टेड और चार्ज एंड क्रेडिटेड टू आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स, यानी हमने जो चार्ज किया है वो भी हमें रिवर्स करना पड़ता है। जैसे और सेल्स रिटर्न, आउटपुट जीएसटी में क्या होगा? देखो आउटपुट में क्या होता है, इनपुट में क्या हुआ, आपने जीएसटी पे किया था, आपने वापस किया, उस बंदे ने आपको जीएसटी का पैसा वहां से रिवर्स किया आपने, तो आपने जिसको सेल किया होगा वो अगर आपको सेल्स रिटर्न देगा, यानी आपने अगर सेल्स रिटर्न देगा उसका भी जीएसटी वापस होगा, तो सेल्स रिटर्न, कैश डिस्काउंट अलाउड, ये सब कुछ ऐसे केस हैं जहां पर आपको क्रेडिटेड जो जीएसटी आउटपुट जीएसटी है वो भी रिवर्स होता है। जीएसटी नोट लिवाइड ऑन द फॉलोइंग आइटम, कुछ ऐसे आइटम हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगता है, जैसे सैलरी एंड वेजेस, एजुकेशनल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ सर्विसेज, इंटरेस्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस टू द गवर्नमेंट, सप्लाई ऑफ सर्विस टू एम्बेसी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, क्लेम बाय स्टाफ। ये ऐसे आइटम हैं इस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, यानी कि इस पर आप जीएसटी नहीं लेंगे। अब हम एक अब जब पूरे जीएसटी की जब जर्नल वाला पार्ट पढ़ेंगे वहाँ हम अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, किस पर जीएसटी लगता है, किस पर नहीं लगता है, कैसे रिवर्स, सबको हम जर्नल में हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं रिवर्स चार्ज। यह वह जीएसटी होता है जिसमें सेलर को चार्ज नहीं करता, लेकिन परचेजर को गवर्नमेंट के अकाउंट में जीएसटी देना होता है, या परचेजर इनपुट जीएसटी क्लेम करता है। इसमें क्या सब है? जैसे परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड टैक्स। अगर कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड बंदा नहीं है, उससे आप कुछ खरीदते हैं तो आपको, यानी कि परचेजर को जीएसटी गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ द फी ऑफ लॉयर, अगर आप कोई अपने वकील को, अपने लॉयर को फी देते हैं। पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट, पेमेंट ऑफ फी आउटसाइड इंडिया। अगर ऐसे कोई चार्जेज आप पे करते हैं तो उसमें जो सेलर है वो आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको उसका जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में देना होगा। अब हम अगले वीडियो में इसके जर्नल को कैटेगराइज करके जर्नल के बारे में बात करेंगे, जो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, और उसमें हम जनरल जीएसटी से जुड़ी हुई जनरल पर चर्चा करेंगे।
तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी हर एक आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।